वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बुधवार से आप लोगों की पहली परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है और सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान विषय की ही परीक्षा होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खास वीडियो अपलोड किए हैं जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में मददगार साबित होगा और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। आज यहाँ पर एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लाया हूँ 40 ऑब्जेक्टिव का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसको ज़रूर देखते हुए ही परीक्षा हॉल में जाइएगा। तो चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मलेरिया परजीवी जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरिया परजीवी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर है वह निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए, ऊर्जा स्रोत जितना भी हमारा प्राप्त होता है वो किसी ना किसी जीव या सजीवों के ही अंश से वो प्राप्त होता है और सजीव के अंश में जो भी प्राप्त होता है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। और ऊर्जा का जो अच्छा स्रोत होता है वो हमेशा बायोमास ही होता है ना। बायोमास यानी कि जो सजीवों के जो कि अंश से प्राप्त होता है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। तो बायोमास को सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है ईंधन के लिए यानी ऊर्जा के लिए। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए, जब भी आपसे बाह्यतम कक्षा में पूछी जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सबसे पहले हम लोगों को उसकी परमाणु संख्या मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। हम लोग इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें तो ये हो जाएगा 2, 8, 6, है ना। आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते ही होंगे और आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पहली जो है कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 होते हैं और जो बाकी बचता है वो बाह्यतम कक्षा में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो 6 है। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर मान के चलते हैं सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तो यहाँ पर अगर हम तो इसकी बाह्यतम कक्षा पूछी जाए तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 10 और 1 हो जाएगा इसका, है ना। तो ये है आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मानव हृदय में दोनों साइड 2-2 कोष्ठ होते हैं। कुल मिला के हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं ना। आपको यहाँ पर सीधे जानकर रखना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर 4 कोष्ठ होते हैं। आइए अगले यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं। कवक में देखिए पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो हमेशा होती है यहाँ पर मृत जीवी होती है। क्या होती है? मृत जीवी पोषण होती है। यानी ये मृत चीज़ों से ही अपना पोषण करते हैं, इसलिए इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल एक ऐसी लॉजिक बताऊंगा जिससे आप लोग हमेशा आसानी से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कर सकते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है एल्केन। और एल्केन में जब भी होता है हमारा सूत्र है CnH2n+2। यानी कि जितने भी कार्बन होंगे उसके 2 गुने से हमेशा 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर एल्केन में, है ना। यानी कि कार्बन जितने होंगे उससे 2 गुने से 2 ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर देखिए C1 है तो 1 का 2 गुना 2 से 2 ज़्यादा यानी कि 4। 2 से 2 का 2 गुना 4 से 2 ज़्यादा 6। लेकिन यहाँ देखिए आपका C2 है तो सिर्फ C2H4 है यानी 2 से 2 गुना ही है, सिर्फ 2 ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका C2H4 जो होगा यह असंतृप्त हो जाएगा। सिर्फ एल्केन संतृप्त होता है और इसमें हमेशा हमें ध्यान देना है कि कार्बन की अगर परमाणु संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इसके 2 गुने यानी 2 दूनी 4 से 2 ज़्यादा यानी कि 6 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर C2H4 हो जाएगा तो ये हमारा असंतृप्त हो जाएगा और अगर C2H2 हो गया तब भी ये हमारा असंतृप्त हो जाएगा। यानी कि सिर्फ C2H6 यानी कि 2 गुने से 2 ज़्यादा होने पर ही संतृप्त होगा। तो इस तरह से अगर C3 होगा तो H कितनी होनी चाहिए? 3 दूनी 6, 6 से 2 ज़्यादा 8 होनी चाहिए, तभी ये संतृप्त होगा, वरना हमेशा ये असंतृप्त होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए, धनात्मक फोकस दूरी जब भी होगी तो लेंस की बात हो रही है।
तो लेंस यहाँ पर देखिए ये उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस हमारा दायां साइड में काम करेगा, इसलिए हमारा हमेशा उत्तल लेंस जो है उसकी हमेशा फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी, है ना। क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि बायां साइड में ऋणात्मक होता है और दाएं साइड में धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का हमारा दाएं साइड का ही फोकस दूरी जो होता है, फोकस वो ही एक्टिव होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इसका फोकस दूरी है वो यहाँ पर प्लस होता है। तो कौन सा लेंस हो जाएगा? सही जवाब है उत्तल लेंस। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है हमारा? तो दीर्घ दृष्टि दोष में हमेशा क्या होता है कि उपचार जब भी होगा तो यहाँ पर हमेशा उत्तल लेंस से उपचार होगा। दीर्घ दृष्टि दोष में किससे उपचार होगा? उत्तल लेंस से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो यहाँ पर अवतल लेंस से उपचार होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक लॉजिक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। आपको अक्सर यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन होती है कि दीर्घ में उत्तल होगा और निकट में अवतल होगा, या निकट में उत्तल होगा दीर्घ में अवतल होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको पूरी तरह से याद है कि दीर्घ में उत्तल होता है और निकट में अवतल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एक लॉजिक यहाँ याद रखना है। जैसे देखिए दीर्घ में 2 वर्ड है तो इसके लिए यहाँ पर 3 वर्ड, और निकट में 3 वर्ड है तो इसके लिए 4 वर्ड। यानी कि यहाँ पर देखिए जितना अगर नाम बड़ा है तो दर्पण यहाँ पर लेंस भी बड़ा लगेगा, नाम छोटा है तो लेंस भी छोटा लगेगा। यानी दीर्घ के लिए उत्तल लगेगा और निकट के लिए अवतल। नाम बड़ा तो लेंस बड़ा, नाम छोटा तो लेंस छोटा। तो यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लगेगा, क्योंकि दीर्घ छोटा नाम है, निकट दृष्टि बड़ा नाम है। ठीक है, तो यहाँ उत्तल लेंस हो जाएगा सही जवाब। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो एल्युमिनियम होता है इस पर जब ऑक्साइड की मोटी परत बनाते हैं इससे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। देखिए एनोडीकरण आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है ना। तो इसे आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बन सकता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा, KWH। लेकिन यहाँ पर आपको KWH कहीं नज़र नहीं आ रहा है ना। तो KWH का दूसरा नाम जो होता है वो होता है यूनिट। हम लोग KWH को यूनिट करते हैं। के मतलब 1000 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। तो यही हमारा यूनिट जो होता है ये मात्रक होता है, क्योंकि हम लोग जो बिजली बिल निकालते हैं वो यूनिट पर निकालते हैं, है ना। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो देखिए दूर बिंदु जो होता है, कोई भी आँख है तो हम लोग पूरा अनंत तक देख सकते हैं। तो दूर बिंदु क्या होता है? हमेशा अनंत होता है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष की निकट बिंदु बोला जाए, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है निकट बिंदु, है ना। निकट बिंदु हमेशा 25 सेंटीमीटर होगी और दूर बिंदु किसी भी नेत्र के लिए वो अनंत होता है ना। तो अनंत, दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की चीज़ों को हम लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं ना। तो इससे हम लोग दृष्टिपरास भी कहते हैं ना। दृष्टिपरास हम लोग का क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक को हम लोग दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है, दृष्टिपरास से क्या समझते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए जब भी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन बिंदु या फिर आप लोग संरचना सूत्र बनाया होगा तो इस तरह से आप संरचना सूत्र में जो 2 हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के बीच में आप लोग एक बॉन्ड देते हैं। तो हाइड्रोजन के बीच में एक ही आबंध होता है, यही है मतलब कि हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ये वाला। तो इसको हम लोग एक आबंध होता है, यानी कि कोई भी 2 हाइड्रोजन के बीच कितना आबंध होता है? एक आबंध होता है। ठीक है, ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, एक आबंध होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कौन निम्न आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए आहार श्रृंखला लोग किसे कहते हैं? यानी कि जैसे कि आहार मीन्स भोजन। तो भोजन हम लोग को जिस जिस कैटेगरी से मिलता है, लेवल से मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी हम लोग देखिए ये जो है घास, बकरी और मानव, यानी कि देखिए घास, बकरी जो है यहाँ घास को खाएगा और मानव क्या है? बकरी को खा जाएगा। तो ये एक आहार श्रृंखला बनाता है ना। यानी कि जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जितने भी है, देखिए ये जो पादप होता है, पादप को हम लोग उत्पादक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं।
उसके बाद जितने भी हमारे शाकाहारी होते हैं, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, वो क्या होता है, वो प्रथम श्रेणी का उत्पादक होता है, सॉरी यहाँ उपभोक्ता होता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है, वो होता है शाकाहारी। और जो मांसाहारी जो होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन हो गया, वो हमारा हो जाता है मांसाहारी। जितने भी मांसाहारी जीव है, चाहे मनुष्य है या फिर जीव बाघ शेर है, वो सब द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं, सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं। आइए अगले चरण में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंडाशय जो होता है ये आपका अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य ये नहीं करता, ये सिर्फ निषेचन कार्य करने में यहाँ पर अंडाशय का मदद होता है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, इसका सही जवाब अंडाशय हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हैं, देखिए दुगुने, हमने अभी क्या बताया आपको कि 2 गुने से 2 ज़्यादा, यानी अगर 1 है तो 1 का 2 गुना यहाँ पर हो गया 2, और 2 से 2 ज़्यादा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में 1 है तो इसका 4 हो गया, यानी 2 गुना से 2 ज़्यादा है। यहाँ भी देखा जाए तो 2 गुना 4 से 2 ज़्यादा 6। यहाँ देखा जाए 3 में तो 3 दूनी 6 से 2 ज़्यादा 8। सिर्फ यहाँ पर देखा जाए C2H4, यानी इसमें सिर्फ 2 गुना ही है, 2 ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका असंतृप्त है, और जो असंतृप्त होता है वही अभिक्रियाशील रहेगा, क्योंकि जो संतृप्त हो गया यानी जो सेटिस्फाइड हो गया है वो तो अभिक्रियाशील नहीं होगा ना। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, असंतृप्त, यानी कि C2H4 वाला होगा, है ना। तो ये यहाँ पर असंतृप्त है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, C2H4 है ना। समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको यहाँ पर लगातार इस तरह की वीडियो मिलते रहे और आपको काफ़ी फायदा हो सके, है ना। तो बिल्कुल इसको देखते रहिए, काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। आइए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर पर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी हम लोग इसे अंग्रेजी में कहते हैं साइड मिरर। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। साइड मिरर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा। तो साइड मिरर आप लोग जानते हैं कि वाहनों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पीछे से जो भी गाड़ियाँ आती है उसका हम लोग छोटा छोटा लेकिन बहुत दूर तक का दृश्य हम लोग साफ साफ देख सकें, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसमें अवतल दर्पण इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो सामने से जो भी गाड़ी आएगी सिर्फ वही दिखेगा, बाकी पीछे का पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा। इसीलिए उत्तल दर्पण में पूरा दृष्टि क्षेत्र बनता है, इसीलिए हम लोग पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए 17 नंबर देखते हैं प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए ऑक्सीजन कब ह्रास होगा, जब ऑक्सीजन निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर ऑक्सीजन जब बाहर जाएगा, देखिए एक होता है निकलना और एक होता है उसमें जुड़ना। अगर निकलता है ऑक्सीजन तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, है ना। ऑक्सीजन निकलना यानी कि अपचयन हो जाएगा, और यही अगर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा तो उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास है तो यहाँ पर अपचयन, और ऑक्सीजन अगर वहाँ पे जुड़ेगा तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए वैश्विक उष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जान रहे हैं कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, तो ये गैस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी होगी, यानी कि वैश्विक उष्मन, है ना। तो यहाँ पर वैश्विक उष्मन के लिए कौन जिम्मेदार है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, देखिए पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है ये आप लोग जानते हैं। तो पित्तरस जो स्त्रावित होता है वो अग्नाशय से स्त्राव होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय इस तरह की एक ग्रंथि होती है, और इसी ग्रंथि से हमारा क्या होता है, अग्नाशय से पित्तरस निकलता है, यहाँ से ही हमारा क्या होता है, पित्तरस जो है स्त्रावित होता है ना। तो ये जो भोजन पचाने में काफ़ी सहायक माना जाता है। तो ये देखिए 20 नंबर है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। देखिए आप अक्सर देखते होंगे बच्चों के आँख का रंग होता है, चाहे चमड़ी का रंग होता है, चाहे शरीर का आकार होता है, ये सब माता पिता के ऊपर चला जाता है। लेकिन जो बाल की प्रकृति होती है वो कोई भी इसका फिक्स नहीं होता है। ये पिता माता के जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वंशागत नहीं होता अभिलक्षण। यानी कौन नहीं होता है, बाल की प्रकृति। बाल का डिजाइन चेंज भी होता है बाद में, या फिर
बाल का प्रकृति आपका अलग भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब है बाल की प्रकृति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी। देखिए समूह हम लोग इसे कहते हैं, इस तरह से जो खड़ा उदर्ग स्तंभ है ये समूह कहलाता है। तो ये टोटल कितने हमारा 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं 18 हैं। लेकिन अगर हम लोग आवर्त की बात करें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त कितने होते हैं हमारे 7 आवर्त होते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी है 7 है। यानी ये जो क्षैतिज रेखा है बाएं से दाएं वो आवर्त कहलाता है, लेकिन जो इस तरह से खड़ा है यानी कि ऊपर से नीचे है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है समूह वर्ग, इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो कुल कितने वर्ग या समूह है 18 वर्ग या समूह होते हैं। कितने होते हैं 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र जब भी होता है तो C6H12O6 है ना, इस तरह सूत्र होता है। तो इसमें कितना है देखिए 6 परमाणु है। अब देखिए अणु ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के भी कितने यहाँ पर 6 परमाणु हो जाएगा। कार्बन का भी 6, ऑक्सीजन का, सिर्फ हाइड्रोजन का 12 परमाणु हो जाता है। ठीक है, तो सूत्र याद रखना। इससे हम लोग जैसे कि C6 है यानी कि कार्बन का 6 परमाणु हुआ, O6 है यानी ऑक्सीजन का 6 परमाणु हुआ, इसे हम लोग कहते हैं कि अणु में परमाणु। ठीक है, तो क्लियर है। आगे आइए हम लोग देखते हैं कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। देखिए शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, और जब भी उदासीन होगा तो उदासीन जल का pH मान क्या होता है 7 होता है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहीं पर अगर आपका अम्ल होगा अम्लीय होगा तो 7 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कम हो जाएगा। और क्षारीय होगा तो क्या होगा, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। उदासीन का हमेशा 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक है। देखिए सबसे तरंगदैर्घ्य आपका अधिक किसका होगा, सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होगा लाल का। अब आप बोलेंगे लाल का क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब भी आपका प्रकाश की किरण जब 7 रंगों में विभक्त होगा तो सबसे कम लाल मुड़ता है और सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ जाता है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा और लाल का जो होगा तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो आपसे सबसे बड़ा पूछेगा तो लाल और सबसे छोटा पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा सही जवाब, है ना। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका अंगूठा है और ये आपका हो गया तर्जनी और ये है आपका मध्यमा। तो जो मध्यमा होता है ना, जो आपका यहाँ पर क्या है मध्यमा जो होता है, ये मध्यमा तो धारा की दिशा को बतलाता है और ये बल की दिशा को बतलाता है। तो जो तर्जनी बचा वो क्या बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। क्या बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि ऑप्शन बी। तर्जनी जो होता है वो हमेशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है और मध्यमा जो होता है वो धारा को और अंगूठा वो बल की दिशा को बतलाता है। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल जो होता है वो होता है इथेनॉल, है ना। वो क्या होता है इथेनॉल का, यानी आपका जो है इथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल, इसे हम लोग एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल जो होता है इसका सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का जो उपयोग है वो यहाँ पर ईंधन के रूप में किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लाल को नीला, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक चीज़ याद रखना है, जो अम्ल होता है, अम्ल क्या है कि अम्ल एक चीज़ आपको याद रखना, अम्ल क्या करता है वो लाल करता है। यानी हम लोग अगर अम्ल में सटेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नहीं बोलते हैं कि इसमें मत सटो नहीं तो लाल हो जाओगे। तो अम्ल ये बहुत डेंजर चीज़ है, ये किसी चीज़ को लाल करता है ना। तो अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल क्या करता है नीले चीज़ को ये लाल कर देता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ तो लाल से नीला हो गया ना, तो लाल से नीला हो गया तो ये कौन करेगा, अम्ल नहीं करेगा, ये क्षार करेगा, है ना। तो यहाँ पर लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा, और नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। तो समझ गए होंगे, यानी सटना मत नहीं तो लाल कर देंगे, ये कौन कहता है, अम्ल कहता है। चलिए यानी एसिड कहता है। अब देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो देखिए जब भी बिंब हम लोग रखेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो,
चाहे यहाँ पर अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाएं साइड में रखते हैं। वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं? बाएं साइड में रखते हैं। तो बाएं साइड का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि कुछ भी स्थिति हो तो जो आपका बिंब की जो दूरी होगी, बिंब दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, है ना। बिंब दूरी हमेशा क्या होगी? ये बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो हमेशा बिंब दूरी किसी का भी हो हमेशा ऋणात्मक होगी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं 29 नंबर में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है इसके अंदर में जो हम लोग देखते हैं ये चमकीला जैसा दिखता है, ये यहाँ पर जिंक के जगह पर हम लोग टीन क्यों देते हैं। देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है टीन की अपेक्षा। टीन की अपेक्षा क्या होता है? जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या होता है, चूँकि ये देखिए खाने की चीज़ें हैं इसलिए अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो वो वहाँ पर खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर लेगा। इसलिए हम लोग टीन देते हैं क्योंकि वो खाने की चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। इसलिए क्या है यहाँ पर, इसका कारण यही है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो हम लोग यहाँ पर जिंक के बजाय टीन का लेप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो देखिए संवेदी ग्राही अंग जो होता है वो क्या होता है? दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग होता है। यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं जैसे कि आँख नाक कान हुआ। संवेदी यानी किसी चीज़ को देख के, यहाँ पर किसी चीज़ को आँख कान से सुनते हैं हम लोग या नाक से सूंघते हैं, दिमाग यहाँ पर संवेदी ग्राही नहीं होता। यानी कि ये संकेत को प्राप्त करता है, ये संकेत देता नहीं, है ना। ये संकेत को प्राप्त करके आपको वहाँ पर बतलाएगा सिर्फ, ये यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट संकेत ये प्राप्त नहीं करता, इसलिए इसका संवेदी ग्राही दिमाग नहीं होता। समांतर क्रम में जो है संयोजित प्रतिरोधक संख्या घटने के उपरांत, तो यहाँ पर देखिए जो है समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों की संख्या जितना हम घटाएंगे तो वो प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध होगा तब बढ़ जाएगा। यानी कि समांतर क्रम में हम जितना अधिक लगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उसमें क्या होगा प्रतिरोध कम होगा। लेकिन हम इसको अगर हम लोग घटाते चले जाएंगे तो ये क्या होगा प्रतिरोध तब बढ़ेगा। घटाने से क्या हो जाएगा प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए। यानी कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटेगी तो प्रतिरोध का मान वहाँ बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ संख्या को अगर बढ़ाएंगे तो संयोजित यानी कुल प्रतिरोध भी जो होगा वो घटने लगेगा। आगे आइए हम लोग देखते हैं कि समजात अंक का उदाहरण है। तो समजात अंक वैसे अंक को कहते हैं जो कि एक ही तरह का मतलब एक ही तरह का काम करता है, एक ही जैसा होता है, सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है उसकी थोड़ा सा देखने में अलग लगता है लेकिन काम दोनों लगभग एक ही के जैसा करता है। बनावट वैसी होती है जैसे कि हमारा हाथ है और कुत्ते का अग्रपाद है, यानी कुत्ते का जो आगे वाला जो पैर का डिजाइन होता है वो हमारे क्या होता है हाथ के डिजाइन से मिलता है। तो ये समजात अंग हम लोग इसको कहते हैं। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये समजात अंग के उदाहरण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी यहाँ पर देखिए आपका हमेशा याद रखना है कि आर पे कभी स्क्वायर नहीं होता है, आई पे आपका स्क्वायर होगा, भी पे कभी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपका जो है सूत्र जो होता है वो होता है भी आई, है ना। और अगर हम लोग भी शक्ति जो होता है शक्ति का सूत्र होता है भी आई। अगर हम भी के जगह पे सूत्र लगा दे आई आर और इंटू फिर हो जाएगा आई, भी का हमने लगा दिया आई आर इंटू आई, तो आई गुना आई स्क्वायर और आर, तो यहाँ पर सूत्र ए नंबर हो जाएगा सही। यानी कि विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है वो आई स्क्वायर आर यहाँ पर कर रहा है, बाकी तीनों में से कोई नहीं कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण है, उद्भवन का उदाहरण होता है अमीबा। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन होता है? ये अमीबा होता है ना। यहाँ पर चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। देखिए अजैव निम्नीकरण कचरा जो हमारा होता है, अजैव निम्नीकरण कचरा होता है हमारा थर्मोकोल। कौन होता है? अजैव निम्नीकरण कचरा जो होता है वो थर्मोकोल होता है, क्योंकि ये जो है मिट्टी के अंदर ये जो होता है मिट्टी के अंदर ये सड़ता गलता नहीं है। देखिए निम्नीकरण का मतलब जैसे कि अगर हम लोग केले का छिलका या किसी भी चीज़ का सब्जी का छिलका
या कागज़ कुछ भी हम मिट्टी में फेंकते हैं तो पूरी तरह से मिट्टी में गल के वहाँ मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर वो उसी तरह अवस्था में पड़ा हुआ रह जाता है, उससे हम लोग अजैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं ना, यानी कि ये जल्दी मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर थर्मोकोल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल चलते हैं। टिंडल प्रवाह होता है वो कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रवाह होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रकाश के प्रकीर्णन से ही टिंडल प्रवाह का रिलेशन होता है। यानी कि प्रकाश जब भी किसी चीज़ पर पड़ता है, कोई कण पे, तो ये प्रकाश यहाँ से आया, जब इस पर टकराने के बाद ये पूरा छितर जाता है, इसे हम लोग प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किससे रिलेटेड है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो नर जननांग, देखिए पुष्प का पुंकेसर, आपको हमेशा याद रखना है, पुष्प पुष्प पुंकेसर, है ना। और यहाँ सॉरी नर बोलेगा तो पुंकेसर, पुल्लिंग है तो पुंकेसर। और जो आपका स्त्री का अगर पूछा जाए आपका स्त्री जननांग तो वो स्त्री केसर हो जाएगा, है ना, स्त्री केसर। और नर जननांग कहेगा यानी पुरुष तो पुल्लिंग यानी पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, है ना। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 40 डिग्री सेल्सियस पर ही विरंजक चूर्ण बनता है, ये आप लोग को याद रखना। सूत्र हो जाएगा CaOCl2, है ना। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर पेरिस प्लास्टर बनता है, वो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है पेरिस प्लास्टर और विरंजक चूर्ण दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल यहाँ पर याद करके आप लोगों को जाना है। और आज का देखिए इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए यहाँ पर गंगा नदी है, तो नदी में तो मछली हम लोग पाल ही सकते हैं, और नदी में मछली पाले या नदी में मछलियाँ होने से प्रदूषण नहीं होता बल्कि प्रदूषण कम होता है। तो गंगा में मछली पालना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन गंगा में कपड़ा धोना, अधजले शव को बहाना या रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन को बहाना, ये सब क्या, ये सब गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन गंगा नदी में मछली पालना ये हमारे लिए उत्तरदायी नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल इसके लिए सही है। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये जो है तो क्वेश्चन था हमारा आज का इस सेशन में। तो कैसा लगा ये सेशन हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आगे भी हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो और भी ला देंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर हमारा सारा वीडियो देखकर कम से कम आपका 40/40 ऑब्जेक्टिव ज़रूर आ जाए। और बिल्कुल यहाँ पर आएगा, और अगर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो तो यहाँ पर परीक्षा के बाद भी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल पर विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए खास यहाँ पर हमारा जो है होगा एक और वीडियो जो कि आप लोगों के लिए होगा काफ़ी लाभदायक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।